आपने क्या चुना था और क्यों? तो, जैसे ही सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ तो मैंने सब आजू बाजू देखा लोग क्या कर रहे हैं, मेरे क्लासमेट्स क्या कर रहे हैं। तो मोस्टली वेब डेवलपमेंट ही कर रहे थे। तो और एक दो जन थे जो मशीन लर्निंग और ऐप डेवलपमेंट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मेरे को तो सबसे अलग बनना है, मैं तो सबसे अलग करूंगी। तो मैंने मशीन लर्निंग स्टार्ट किया, क्योंकि वो एक बहुत हाइप वर्ड था, तभी बहुत बज़ वर्ड था। तो मैंने बस बज़ वर्ड सुन के स्टार्ट किया, जबकि ऐसे नहीं करना चाहिए। कोई भी टेक्नोलॉजी स्टार्ट करो तो उसके पहले बेसिक्स सीखो और फिर स्टार्ट करो जो भी बिल्ड करना है वो। तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली फर्स्ट डे पे ही प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, देख देख के यूट्यूब वीडियोस। ये भी एक तरीका होता है टॉप डाउन अप्रोच, पर जो अच्छे कोडर्स होते हैं, जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं, वो हमेशा बॉटम अप अप्रोच रेकमेंड करेंगे। और पर मैं अभी भी हमेशा टॉप डाउन ही अप्रोच करती हूँ। कोई भी मेरे को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, मैं पहले तरीके ढूंढती हूँ कैसे करना है, फिर वो तरीके में डीप ऊपर से जैसे एक तरीका, एक प्रॉब्लम है, जैसे मेरे को एक ऐप बनाना है और उसमें मेरे को मशीन लर्निंग भी यूज करना है और मेरे को उसका वेब वर्जन भी चाहिए। तो मैं सर्च करूंगी इंटरनेट पे कि क्या क्या तरीके हैं वो करने के, सब तरीके देखूंगी, एक वाइड अम्ब्रेला मिल जाएगा। फिर उसमें से जो मेरे को सूट होगा उससे मैं नैरो डाउन करके इतने यूज केसेस देखूंगी और कि कैसे कैसे करते हैं, और फिर ऐसे डीप डाउन करूंगी मैं, जिससे मेरे को सब चीजों का पर्सपेक्टिव मिल जाए और फिर मैं एक चीज उसमें से यूज कर सकूं इंटरनेट पे जो है और खुद का कस्टमाइज कर सकूं। ऐसे मैं हमेशा सीखती थी। तो मैंने पहले मशीन लर्निंग स्टार्ट किया, टॉप डाउन अप्रोच से अम्ब्रेला मिला कि इतनी सारी चीजें होती हैं, सुपरवाइज, नॉन सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, और ये सब लर्निंग्स होती है। तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था होता क्या है, तो मैंने तो सीधा प्रिडिक्शन से चालू किया, सॉफ्टवेयर प्रिडिक्शन। ऐसे नाम सुन के वाह कितना फैंसी, ऐसे सुन के स्टार्ट किया और कुछ आता नहीं था, और यूट्यूब से देख के थोड़ा थोड़ा समझा। फिर मैंने एक कोर्स किया एनडीओ का, उसमें से समझ आया कि थोड़ी थोड़ी चीजें की होती क्या है। वो भी मैंने कोर्स आज तक कंप्लीट नहीं किया है, मैंने जितने कोर्सेज स्टार्ट किए कभी कंप्लीट नहीं किए, और वो अच्छी बात नहीं है, बट हाँ मैंने तो ऐसे ही स्टार्ट किया था। फिर मेरे को समझ आया कि प्लेसमेंट्स के लिए और ये सब के लिए तुमको प्रोजेक्ट्स बनाने, सिर्फ मशीन लर्निंग में नहीं, वेब डेवलपमेंट या ऐप में भी। और तभी हमको एक सब्जेक्ट था आईपी करके, इंटरनेट प्रोग्रामिंग। तुमको वेब डेवलपमेंट होगा शायद, नाम चेंज हो गया है सिर्फ, और टेक्नोलॉजीज भी थोड़ी थोड़ी। तो उसमें मैंने अच्छे से समझा, क्लास में जो पढ़ाते थे ऑनलाइन उसमें समझा क्या होता है एसक्यूएल, वो सब कराते थे। और एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट वो तो ऑलरेडी बेसिक ही होता है ना, एचटीएमएल सीएसएस तो ऑलरेडी सबको आता है। तो जावास्क्रिप्ट सीखा उसमें से, और अच्छा एक वेबसाइट बिल्ड किया, उसको होस्ट करने का ट्राई किया, मतलब स्टार्ट टू एंड ट्राई किया कैसे करते हैं। तो वो एक प्रोजेक्ट मेरे रेज्यूमे में ऐड किया, एक मशीन लर्निंग का ऐड किया। फिर मैंने इंटर्नशिप्स में अप्लाई करना स्टार्ट किया, और फिर मैंने इंटर्नशिप्स में से जो जो टेक्नोलॉजी बोलती थी ना वो सीखना चालू किया। ऐसे खुद से मैंने बस ये दो चीजें की थी इन द स्टार्ट। और फिर मैंने इंटर्नशिप में जो जो बोलते गए, जैसे कि इधर ये इंटर्नशिप में मेरे को टाइप स्क्रिप्ट बोला सीखने के लिए, वो सीखा। फिर दूसरे में बोला पाइथन सीखो, तो वो सीखा। जो जरूरत आता था वो सब सीखती थी, ऐसे कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं फॉलो किया। तो मतलब आपने एक तरीके से क्लाइम किया है बाइनरी ट्री को उल्टे तरीके से, नीचे से ऊपर आपने बाइनरी ट्री को क्लाइम किया है, ताकि आप जैसे आपको एक तरीके से वो पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि आप जैसे हार्डेस्ट को एक वो होता है ना कि आप हार्डेस्ट सम कर लो तो सिंपलेस्ट तो आ ही जाएगा, ऐसा हो जाता है ना। हाँ क्या करेक्ट। फाइव करेक्ट। मार्कर आपको 5 मार्कर्स आते तो आप एमसीक्यूज तो सॉल्व कर लोगे, ऐसा हो जाता है। हाँ तो करेक्ट। जैसे अभी आपका एक्सपीरियंस जानते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज एज के साथ आपने काम किया है, तो एंगेज के साथ आपने काम किया है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या था माइक्रोसॉफ्ट एंगेज के साथ? लाइक तो माइक्रोसॉफ्ट एक, माइक्रोसॉफ्ट। तो बोलो उसके साथ बोलो। क्या एक्सपीरियंस? जैसे माइक्रोसॉफ्ट एंगेज था, जैसे एक वो था, तो माइक्रोसॉफ्ट एक एमएनसी है, जैसे आपने फैंग में भी काम किया है, तो आप ये एक और डिफरेंस आप क्या बता सकती हैं हमको कि एमएनसी और जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं, जैसे आपने और भी जगह इंटर्नशिप की होगी, तो नॉर्मल कंपनीज और एमएनसीज में क्या डिफरेंस होता है कल्चर वाइज और एक्सपीरियंस वाइज? तो पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट एंगेज का बताती हूँ। तो वो एक मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, उसमें आपको अपना रेज्यूमे सबमिट करना होता है, और उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट होते हो एक टेस्ट के लिए, और डीएसए टेस्ट होता है वो देना होता है। उसके बाद तुम शॉर्टलिस्ट होते हो
एक प्रोग्राम के लिए, मेंटरशिप प्रोग्राम, मतलब माइक्रोसॉफ्ट में जितने लोग काम कर रहे हैं उनमें से एक जन तुम्हारा मेंटर बनेगा, और वो मेंटर के अंडर 8-9 जन होंगे जिनको वो बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट करना है तुमको, और एक ड्यूरेशन दिया होता है। जैसे हमारे टाइम पे 1 मंथ था, तो 1 मंथ में मेरे को एक मेंटर मिली और उन्होंने बोला कि हाँ ये प्रोजेक्ट करना है तुमको, और पूरा अगर तुमने प्रोजेक्ट 1 मंथ में करके दे दिया तो तुम एक इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होगे। जो इंटरव्यू अगर तुमने क्लियर किया तुमको जॉब मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट में। तो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, माइक्रोसॉफ्ट का जो हायरिंग प्रोसेस होता है। तो ये एंगेज में जाना ही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि पूरे इंडिया में से सिर्फ 600 लोग सिलेक्ट हुए थे। फिर उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, इंटरव्यूज में भी शॉर्टलिस्ट हुई। इंटरव्यूज में 600 में से सिर्फ 300 लोग सिलेक्ट हुए थे, और 3 इंटरव्यूज थे, और हर एक इंटरव्यू एलिमिनेटरी राउंड था, मतलब एक इंटरव्यू के बाद और 100 लोग कट हो गए, फिर 100 लोग कट हो गए। तो मेरी मिस्टेक क्या थी ना ये इंटरव्यूज के टाइम पे, कि तभी एग्जाम आ गया था और मैंने अपना लास्ट इंटरव्यू जो था 3rd राउंड उसको पोस्टपोन करा दिया बाद के लिए। तो ये एक लर्निंग थी मेरी कि कभी भी कोई भी ऑफ कैंपस तुम इंटरव्यू दे रहे हो उसको कभी पोस्टपोन मत करवाओ। क्यों? क्योंकि उनका एक फिक्स टाइमलाइन होता है और एक फिक्स नंबर ऑफ पोजीशंस होते हैं। तुम्हारे अलावा भी और बहुत कैंडिडेट्स हैं जो वो पोजीशन के लिए लायक हैं। तो अगर तुमने वो टाइम मिस कर दिया कि इतने टाइम में तुम दे सकते हो इंटरव्यू, और उनको और कोई कैंडिडेट मिल गया जो तुम्हारे जितना ही इक्वली वो है अच्छा, बट उसने टाइम पे इंटरव्यू दिया, तो उसको ले लेंगे और तुमको बोलेंगे कि पोजीशंस खत्म हो गई। तो ये चीज हुआ मेरे साथ माइक्रोसॉफ्ट में, क्योंकि मैंने एग्जाम की वजह से पोस्टपोन कराया 2 वीक्स के लिए, तो पोजीशन सारी फिल हो गई। मेरे को इंटरव्यू के बाद रिजेक्शन नहीं आया, मेरे को बस इतना आया कि पोजीशन फिल हो गई। ऐसा मेरे साथ और भी बहुत सारी कंपनीज में हुआ जो फैंग इक्विवेलेंट थे, कि मैंने इंटरव्यूज दिए, सारे राउंड्स दिए, एंड में बोलते कि पोजीशन फिल हो गई। तो बहुत ही वियर्ड फीलिंग होता है कि अगर तुमको रिजेक्ट करना है तो कर दो ना, या एक्सेप्ट करना है तो कर दो, ये बीच में क्या बोल रहे हो तुम पोजीशन खत्म हो गई, उसका मतलब क्या है कि हम लायक है कि नहीं है वो तो बताओ। तो ये फेज बहुत ही वियर्ड होता है। जो एमएनसीज में हायरिंग होता है ये बहुत वियर्ड होता है, क्योंकि वो 1-2 महीने तक या तो रिप्लाई नहीं करेंगे, तुम्हारा फोन नहीं उठाएंगे जो तुम्हारे रिक्रूटर्स हैं, और अगर तुमको थोड़ी अच्छी कंपनी मिल गई, ठीक है, तो वो भी तुमको 1-2 महीने बाद ही रिप्लाई करेंगी। तब तक तुम ऐसे बस सोचते रहो कि मिला के नहीं मिला जॉब, या मिला के नहीं इंटर्नशिप। वो बस तुम भूल जाओ कि वो किया था मेहनत, वो भूल जाओ उसको और आगे का करते जाओ, क्योंकि ये इसमें ऐसे ही होता है। तो ये डिफरेंस है एक स्टार्टअप और एमएनसी में हायरिंग का। और एक स्टार्टअप में क्या होता है, मैंने स्टार्टअप्स में भी इंटर्नशिप किया है, तो उसमें फोन इंटरव्यूज होते हैं, वीडियो इंटरव्यूज बहुत रेयरली होते हैं। कोई भी स्टार्टअप में तुमको फोन करेंगे, बोलेंगे कि हाय व्हाट आर टेक्नोलॉजीज डू यू नो, और पूछेंगे एक्सपीरियंस किस किस से है, और उनको अगर जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे रिएक्ट जेएस में इंटर्नशिप किया था मैंने, तो पूछते हैं रिएक्ट जेएस आता है, तो मैंने बोला कि नहीं मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता, मैंने कभी कुछ नहीं किया है, पर मैं सीखने को रेडी हूँ, मैं करते करते सीख जाऊंगी, ऐसे बोला मैंने। तो उन्होंने मेरे को सेलेक्ट कर लिया। वो पेड इंटर्नशिप तो नहीं था, पर उससे मेरे को बहुत सीखने मिला। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है दोनों के कल्चर में, कि जो स्टार्टअप्स होता है ना, उनका एक ही प्रोजेक्ट होता है जिसपे सबको काम करवाते हैं। जैसे कि एक उनको वेबसाइट बिल्ड करवानी है, उस पर ही सारे इंटर्न्स को काम करवाएंगे, और तुमको एक काम दे देंगे, और 2 वीक या 1 महीने बाद तुमसे अपडेट लेंगे कि ये काम दिया था तुमको इतना बड़ा, तुमने कर लिया होगा अब तक। तो बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो ये एक फ्लॉ है, या तुम बेनिफिट सोचो, जो भी ये होता है एक स्टार्टअप में, जितना मैंने नोटिस किया है। जबकि एक एमएनसी में क्या होता है कि एवरी डे यू हैव टू गिव अपडेट्स, ये किया मैंने, ये किया, और कल मैं इतना कर पाऊंगी, खुद के टारगेट्स खुद सेट करने। प्रोजेक्ट ये दिया है, वीकली टारगेट तुमको दिया है, और तुमको खुद बताना है कि तुम ये वीकली टारगेट्स कैसे अचीव कर पाओगे। इतना मैंने आज कोड कर लिया, उतना कल, अगर नहीं भी हो तो पुश कर देंगे वो लोग टाइमलाइन, बट तुमको बस दिखाना है कि तुम एफर्ट कर रहे हो। तो ये एक डिफरेंस है दोनों में। तो जैसे अभी बात चल रही थी आपकी इंटर्नशिप की और कंपटीशन की, सो हाउ डिड यू वॉन द जेपीएमसी गुड फॉर 21 कंपटीशन? आप तो उसमें फर्स्ट रैंक आई थी, सो हाउ डिड यू वॉन दैट कंपटीशन? ओके, तो जब भी प्लेसमेंट सीजन चालू होने वाला था, उसके 1 ईयर पहले से आई न्यू, मेरे को उसके जस्ट आई थिंक 6 मंथ्स बैक केटी लगा था। तो तभी मैंने आपको बताया ना, मैंने सोचा था कि मेरे को कुछ ऐसा करना है जो कॉलेज में कभी नहीं हुआ। तो ऐसा मेंटालिटी लेके कि फ्रॉम केटी टू समथिंग रियली बिग, आई वांट टू डू समथिंग रियली बिग, ऐसा सोचा था मैंने। तो मैंने तब से देखा कि होता क्या है प्लेसमेंट में, सारे सीनियर्स से ऑलरेडी बात कर लिया था
कि क्या क्या डॉइश बैंक आती थी, मैक्सिमम पैकेज वो देती थी, तो उनका हायरिंग प्रोसीजर क्या है, कितना पैकेज देती है और क्या क्राइटेरिया है बैठने का प्लेसमेंट। तो मेरे को तब मालूम पड़ा कि उन डॉइश बैंक में बैठने के लिए तुमको 75% चाहिए 12th में, 10th में और तुम्हारे ये इंजीनियरिंग में। तो मेरे को 12th में 74.46% है, 75 नहीं है। तो मैंने मोनिका हमको तभी पूछा कि मेरे को बैठने मिलेगा क्या, तो बोला कि चांसेस तो बहुत कम है। तो तभी मेरे को से थोड़ा लगा कि शिट यार ये भी नहीं हो पाएगा, तो मेरे को सेकंड बेस्ट कंपनी के लिए बहुत जी जान से एकदम प्रिपेयर करना है कि जिससे वो मिस हो ही ना सके, जो कि थी जेपी मॉर्गन। तो मैंने देखा कि वो हैकेथॉन से हायर करते हैं और डीएसए भी फर्स्ट राउंड होता है, ठीक है। जैसे कि इंटरव्यूज राउंड जो होते हैं उसमें मैं ऑलरेडी मतलब बोलने में मैं अच्छी थी मेरे हिसाब से, तो मैं उन सब में बात कर लेती थी, इंटरव्यूज अच्छे क्लियर कर लेती थी जो एचआर राउंड या वैसे होते थे उसमें। पर मैं कोडिंग में लैक करती थी और मैंने कभी हैकेथॉन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो जैसे ही पता चला जेपी मॉर्गन हैकेथॉन से हायर करते हैं, मैंने अपनी कॉलेज के हैकेथॉन से पार्टिसिपेट करना चालू किया और कॉलेज के बाहर भी हैकेथॉन से पार्टिसिपेट करना चालू किया। उससे मेरे को समझ आया कि कैसे वर्क करता है ये सब चीज़ें, और कैसे एक हैकेथॉन विनर कैसे उसकी टीम होती है, क्या आइडियाज वो प्लान्स कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये सब ट्रिक्स और वो सब चीज़ मैंने बहुत केयरफुली नोटिस की। और मैंने वो भी जेपी मॉर्गन के कोड फॉर कोड के जितने विनर्स मेरे को लिंक्डइन पे मिले, मैंने सबको मैसेज किया और पूछा कि आप कैसे जीते, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, कैसे सिलेक्ट हुए, ये सब क्या था। तो वो लोग सब बहुत हेल्पफुल थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि वो लोग ने ऐसे प्रिपेयर किया था कि सारी चीजें जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आए वो स्टार्ट टू एंड खुद अकेले कर सके, ऐसे प्रिपेयर किया था उन्होंने। बैक एंड फ्रंट एंड डेटाबेस मशीन लर्निंग सब खुद कर सके 24 आवर्स में, उतना ज्यादा प्रिपेयर किया था। तो मैं तो लग गई थी ये प्रिपेयर करने के लिए। इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों की, जूनियर्स की, अपने क्लासमेट्स हर्ष कपाड़िया, तुषार, दर्शन, इन सबकी हेल्प ली मैंने। मेरे को ऐसे कुछ दिमाग में नहीं आया कि अरे ये जूनियर है इनको मेरे से ज्यादा आता है, ये सब सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरे को तभी ये सब सोचने का टाइम ही नहीं था। मेरे को बस करना है, मेरे को जो सोचा है वो करना है। तो बहुत कुछ प्रिपेयर किया मैंने, सारे ऑलमोस्ट जितने पॉसिबल टेक स्टैक्स हो सकते हैं उनका टेम्पलेट बना के रख दिया, देख लिया कैसे यूज होते हैं, सब ऐप भी बना के रख दिया, जितना पॉसिबल है सब बना के रख दिया, ठीक है। तो ऐसे ये स्ट्रैटेजी ऑफ प्रिपरेशन से, और पहले ही बहुत हैकेथॉन में पार्टिसिपेट किया, आई थिंक उसकी वजह से आई वाज एबल टू विन द हैकेथॉन, और फिर जॉब भी मिल ही गया था जेपी मॉर्गन में, जो आई लेटर ऑन रिजेक्टेड। तो हाँ। तो आपने जेपी मॉर्गन का प्लेसमेंट वो किया था, लाइक आप उसमें आपने नहीं लिया प्लेसमेंट जेपी मॉर्गन को में? मिल गया था जेपी मॉर्गन भी, मिंत्रा के पहले मिल गया था। तो तब तक तो मैं बहुत खुश थी कि जेपी मॉर्गन मिल गया, जो सोचा था वो मिल गया। जैसे ही रिजल्ट आया ना, मैं तो रोने लगी कि शिट पॉसिबल कैसे ये सब चीजें, मैं सोचा था कैसे पॉसिबल हो गया। तो उसके बाद जस्ट अ मंथ लेटर आई गॉट अ जॉब ऑफर फ्रॉम मिंत्रा एज वेल। तो मैंने दोनों को कंपेयर किया कि क्या बेटर है ज्यादा क्या, तो मेरे अकॉर्डिंग एक स्टार्टअप में लर्निंग कर्व ज्यादा है एक बैंक से। तो वो देखा मैंने, और मैंने मिंत्रा में इंटर्नशिप किया हुआ है, तो मेरे को वर्क कल्चर तो बहुत सही लगा था। तो इसके लिए मैंने जेपी मॉर्गन को तब तक के लिए होल्ड पे रखा और मिंत्रा को एक्सेप्ट कर लिया। तो बाद में जाके उनका वापस से फोन आया जेपी मॉर्गन का, जस्ट बिफोर आई थिंक अ मंथ बैक अभी। तो उन्होंने पूछा कि आर यू गोइंग टू जॉइन द कंपनी, मैं बोला नो आई हैव कंपेटिटिव ऑफर्स, इफ यू कैन इंक्रीज माय सीटीसी देन आई कैन। तो उन्होंने बोला कि नो इट इज अ same basic standard salary which we give everybody, so we can earn. So I was okay, then I won't be able to join. तो Mute पे हो? Mute. तो जैसे आपको मिंत्रा में प्लेसमेंट लगा, सो कैन यू प्लीज शेयर आपका प्लेसमेंट एक्सपीरियंस क्या था, और द डे वाइज शेड्यूल की कैसे कैसे प्लेसमेंट्स होते हैं, ताकि जूनियर्स को पता चले कि आगे उनको क्या करना है। तो सबसे पहले जैसे ही प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाले हैं ना, उसके 2 मंथ पहले तुमको कॉलेज से दो प्रेपरेशन के लिए दो स्टार्टअप्स या कंपनीज जो भी है वो आती है। एक का नाम होता है मैं भूल ही गई नाम क्या था। हाँ, तो वो दो कंपनीज अलग अलग होती है और वो तुमको पढ़ाती हैं प्लेसमेंट के लिए, पूरा पढ़ाती हैं, क्वांट्स, वर्बल, फिर इंटरव्यू के लिए कैसे करना है, फिर रेज्यूमे, वो सब बताती हैं, ठीक है। तो वो
उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में बोला था, जिसके लिए मैंने एनरोल किया था, उन्होंने मेरे को बोला था कि ऑफ कैंपस कभी मत करना, क्योंकि ऑन कैंपस ऑलरेडी इतनी अच्छी आती है, तुमको ऑफ कैंपस करने की जरूरत क्या है। तो ये कॉलेज का पहले कल्चर था जो मेरे को चेंज करना था, क्योंकि मेरे को मालूम है कि अगर एक जन नहीं करेगा तब तक दूसरा जन कैसे फॉलो कर पाएगा, उनको मालूम ही नहीं होगा रास्ता है क्या, कि व्हाट इज द वे टू गेट आउट ऑफ फ्योर एंड गेट अ बेटर जॉब। तो दैट वाज माय गोल। ठीक है, क्योंकि हमसे सीनियर जो थे ना, वो भी यही बोल रहे थे कि ऑफ कैंपस जाने की जरूरत क्या है, इतना अच्छा प्लेसमेंट आता है। ठीक है, तो मैंने पहले पहले ही सोच लिया था कि ऑफ कैंपस तो मैं अप्लाई करने ही वाली हूँ, तुम जिसको जो बनना है बोल दो। फिर ये तरीका होता है कॉलेज में प्लेसमेंट का, कि सबसे पहले आती है डे जीरो कंपनीज, फिर आती है डे वन कंपनीज, फिर डे टू, फिर एंड में आती है ड्रीम कंपनीज। वो ड्रीम कंपनीज बीच में भी कभी कभी आ सकती है। ठीक है, तो पर डे जीरो, डे वन, डे टू का ये सेम फॉर्मेट है जो हर साल फॉलो होता है। और जो डे जीरो में प्लेस हो गए, मतलब डे जीरो में वो कंपनीज आती है जिनका हाईएस्ट पैकेज है, जैसे डॉइश बैंक है, जेपी मॉर्गन है, तो और यूबीएस है। ठीक है, ये तीन मेनली है जिनका हाईएस्ट पैकेज काउंट होता है, और इसके अलावा जो भी कंपनीज है वो इनसे कम सैलरी वाली होती है। तो इसमें जितने लोग सिलेक्ट हुए वो आखिर कोई भी कंपनीज में नहीं बैठ सकते प्लेसमेंट में, एक्सेप्ट फॉर ड्रीम जॉब्स। फिर जो डे वन डे टू में जो सिलेक्ट होते हैं, जैसे डेलॉइट हो गया, ईवाई हो गया, एलएनटी, वो सब हो गया। ठीक है, तो उसमें जो सिलेक्ट होते हैं उनका क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर मेरा सैलरी लेट्स से 4 लाख है, 4 लाख सीटीसी है, तो मेरे को अगर नेक्स्ट जॉब चाहिए बेटर कॉलेज से, तो उसका सैलरी इंटू 1.5 टाइम्स होना चाहिए। मतलब मेरे को 4 है तो नेक्स्ट सैलरी 6 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो ही मैं बैठ सकती हूँ वो कंपनी के इंटरव्यूज के लिए। तो ये था सिनेरियो। और ऑफ कैंपस भी लकीली इस साल बहुत लोगों ने अप्लाई किया और बहुत लोगों को मिला। आई एम ग्लैड कि हमारा ऐसे ईयर ये स्टैंडर्ड सेट कर पाया कि हम लोग के जूनियर्स भी कर सके, क्योंकि हमारे से पहले आई डोंट थिंक एनीबॉडी वाज एबल टू डू इट, सो आई एम ग्लैड आई वाज इन दिस ईयर। हाँ, तो आई थिंक दिस वाज द प्लेसमेंट सिनेरियो, और अभी तक भी आते हैं प्लेसमेंट्स के नोटिस हमको, जो अनप्लेस्ड है उनके लिए। तो तो आपने जैसे बताया कि कैसा क्राइटेरिया क्या होता है कि व्हाट शुड बी डन इन डे जीरो, डे वन, डे टू, और शायद ये भी आपने बताया था कि आप एक साथ में अगर आपको दो कंपनीज में लग गए तो आप आगे के कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स में नहीं बैठ सकते। तो जैसे मैं पूछना चाहता था, जैसे आपने कोडिंग जर्नी स्टार्ट की थी, व्हाट वन थिंग यू विश यू वुड नोन बिफोर योर करियर बिगिन, कि वो आपका गेम चेंज कर देता। लाइक अभी वो आपको आता हो, पर क्या बोलते, आपको पहले से पता होता तो आपका गेम मतलब आप वो लीग में बहुत आगे होती। आपको वो एक चीज क्या लगती है कोडिंग में? तो कोडिंग में भी बताती हूँ और जॉब में भी बताती हूँ। ठीक है, कोडिंग में एक चीज थी कि मैं करती थी सॉल्व, मैंने जेपी मॉर्गन के पहले बहुत सॉल्व किया, बट उसके बाद मैंने बंद कर दिया सॉल्व करना। ऐसा नहीं करना चाहिए, कंसिस्टेंटली एटलीस्ट एक सम दो सम रोज करना चाहिए। दैट वाज वन थिंग व्हिच आई फील made me, I don't know, get rejected from a lot of companies after JP Morgan, जो मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई की थी। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आई थिंक वो एक रीजन था कि मैंने इंटरव्यू डिले किया, उसकी वजह से रिजेक्ट हो गई, मतलब पोजीशन फिल हो गई, वो भी एक रीजन था। एंड आई फील अगर मैं और ज्यादा प्रिपेयर करती तो उनको सोचना ही नहीं पड़ता कि अरे ये तो बहुत ज्यादा अच्छी है, इसमें सोचना ही नहीं, इसको ले लेते। तो आई फील ऐसे जितने भी इंटरव्यूज में अगर मैं और प्रिपेयर करती तो और ज्यादा अच्छा होता। और दूसरी चीज कि इन जॉब क्राइटेरिया भी, कि अगर मैं ज्यादा अप्लाई करती ऑफ कैंपस, जैसे कि आर्यन है अपनी कॉलेज में से, ठीक है, तो ही डिडंट डाउट हिमसेल्फ एंड ही अप्लाइड ऑफ कैंपस इंटरनेशनली आल्सो। बट मैं इंडिया में ही अप्लाई करी थी। क्यों? क्योंकि मैं खुद को डाउट कर रही थी कि यार मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, मेरे को जो बोलूंगी समझ ही नहीं आएगा, और उधर का तो मेरे को पता ही नहीं है होता कैसे। तो मैं उस चीज में खुद को डाउट करने लगी और मैंने अप्लाई नहीं किया बाहर। करती भी थी तो रिजेक्ट हो जाती थी, क्योंकि रिजेक्ट होना बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। और सब लोग रिजेक्ट होते हैं, इवन आर्यन और एनीबडी, नेम एनीबडी हु इज देयर इन द टॉप प्लेसमेंट्स इन आवर कॉलेज और आउटसाइड, दे गेट रिजेक्टेड एट लीस्ट 100 टाइम्स बिफोर दे गेट इनटू अ गुड कंपनी। तो मैंने वो रिजेक्शन को बहुत सीरियसली ले लिया कि यार शिट, मैं लायक नहीं हूँ शायद, इसके लिए मेरे को अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो मेरे को और इंटरनेशनली भी अप्लाई करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी। तो आपने जैसे बोला रिजेक्शन बहुत कॉमन है,
तो जैसे आपने बोला रिजेक्शन बहुत कॉमन है इस फील्ड में, तो आप जैसे आपका बिगेस्ट फेलियर क्या था इस प्रोसेस में और आपने उससे क्या सीखा? ओके, तो इन दिस प्रोसेस मेरा बिगेस्ट फेलियर ऐसे रिजेक्शन नहीं था। मेरा बिगेस्ट फेलियर अभी आई थिंक चल रहा है कि मैं 6 मंथ से कोई कंपनी में आई हैवंट क्रैक्ड एनीथिंग एंड आई एम स्टैग्नेंट। आई फील दिस इज माय बिगेस्ट फेलियर इन प्लेसमेंट्स, क्योंकि रिजेक्ट तो सब होते हैं, वो तो बहुत बेसिक है। ऐसे कोई नहीं था कि जिसमें मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया और मेरे को नहीं मिला जॉब, ऐसे नहीं है। जहां मैंने परफॉर्म किया वहां मिला, पर जहां नहीं किया वहां नहीं मिला। दैट इज वेरी बेसिक जो मेरे साथ हुआ। बट इन जनरल लोगों के साथ क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देम, और फिर भी उनको जॉब नहीं मिलता। तो ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं जब भी, अगेन माई स्पोर्ट्समैनशिप कम्स योर, कि अगर मैं कोई चीज नहीं कर पाई अचीव तो मैं वो ओन कर लेती हूँ कि हाँ मैं नहीं कर पाई क्योंकि शायद मैंने ही प्रिपेयर नहीं किया होगा। तो वैसे कोई रिग्रेट नहीं है और ऐसे कुछ नहीं है। बस मैं अभी थोड़े टाइम से बहुत ज्यादा ही स्टैग्नेंट हूँ, बिकॉज आई फील कि मैं जब मिल गया ना मिंत्रा उसके बाद बहुत चिल हो गई थी। हाँ हो गया मेरे को जो करना था, और मैं बहुत कम अप्लाई करने लगी आउटसाइड ऑफ कैंपस, तो विच शुडंट हैव बीन द केस। तो लाइक अभी जैसे आपने अपना करियर स्टार्ट किया, तो आप जैसे फ्रेशीज को क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि वो आपके जैसा जो सेम करियर जैसे उन्होंने वेब डेवलपमेंट और एमएल में उनका इंटरेस्ट है, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि वो कैसे स्टार्ट करे, कि उनका प्लेसमेंट लाइक मिंत्रा, अमेजोन और बड़ी बड़ी फैंग कंपनीज एमएनसीज में लगी, और क्या एक तरीके से रोड मैप होना, आप रोड मैप किस तरीके से बताएंगी कि उनको क्या करना चाहिए बड़ी बड़ी एमएनसीज को क्रैक करने के लिए? ओके, तो रोड मैप मैं टेक्निकल साइड में भी बताऊंगी और मेंटल साइड में भी बताऊंगी कि कैसा माइंड सेट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले टेक्निकल में जाते हैं। अगर तुमको कोई टेक, कॉलेज में ना बहुत टाइप्स की जॉब्स आती है। एक टेक रोल आता है, एक बिजनेस प्लस टेक आता है, और एक सिर्फ बिजनेस आता है। ठीक है, तो ये टेक रोल्स होता है ना, उसमें आई फील आई बी एबल टू गाइड यू बेटर। जो टेक प्लस बिजनेस है उसमें आई डोंट थिंक आई बी द राइट पर्सन, बट आई स्टिल गिव यू अ जिस्ट। ठीक है, जो तो ये टेक प्लस बिजनेस होती हैं जैसे कि डेलॉयट और वो सब है, उसमें तुमको एच आर क्वेश्चन, जीडी वो सब भी प्रिपेयर करना होता है अपार्ट फ्रॉम कोडिंग। और उसमें कोडिंग उतना ज्यादा नहीं चाहिए होता है, जैसे ट्रीज, बाइनरी ट्रीज, प्राइस, ग्राफ, वो सब नहीं चाहिए। ठीक है, तुम बेसिक कोडिंग कर रहे हो, तुम एक्सप्लेन कर पा रहे हो और जीडी में अच्छे से बोल रहे हो, तुम सिलेक्ट हो जाओगे। बट अगर तुमको कंपनीज, टेक कंपनीज चाहिए जैसे जेपी मॉर्गन हो गया, डॉइच बैंक हो गया, अमेजोन हो गया, तो तुमको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है इन सब चीजों में, कि हर एक कंसेप्ट मेरे को अच्छे से समझ आ रहा है और मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं। और मैंने तो स्टार्ट किया था डायरेक्ट लीड कोड से। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो थे कंपेटिटिव कोडर्स जैसे प्रतीक है, वो लोग ने फर्स्ट ईयर से कोडिंग स्टार्ट किया था, तो वो लोग गाइड कर रहे थे मेरे को कि कोड फोर्सेस पे करो या कोड फोर्सेस का लैडर सॉल्व करो। बट मेरे से नहीं हो रहा था, तो मैंने वो छोड़ के सिर्फ लीड कोड पे फोकस किया और गीक्स पे फोकस किया। ठीक है, और मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी। एक प्लेलिस्ट चालू किया, कोई भी एक यूट्यूबर का, स्ट्राइवर का या लव बब्बर का, या कोई भी तुमको करना है, एक ले लो और उसको स्टार्ट टू एंड फिनिश करो। ठीक है, मैंने वो भी आज तक कभी नहीं किया स्टार्ट टू एंड फिनिश। मैंने स्ट्राइवर का आई थिंक डे 20 तक किया होगा, उसके बाद नहीं किया। बट दैट हेल्प मी द मोस्ट कि पूरा शीट तुम स्टार्ट टू एंड सॉल्व करोगे ना, तुम्हारे सारे कंसेप्ट बन जाएंगे अपने दिमाग में, तुम सारे टाइप की प्रॉब्लम्स अपने दिमाग में तो सॉल्व कर ही पाओगे। और आई वुड रेकमेंड यू स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल जिसमें तुम एक्सप्लेन करो ये सारे सम्स जैसे मैंने किए, जैसे कि तुम सिखा सको दूसरों को भी, दूसरों की भी हेल्प हो, कम्युनिटी जैसा वर्क भी हो, और तुम खुद की भी हेल्प कर रहे हो करके, तो विच इज अ ग्रेट डील। तुम दोनों का हेल्प कर रहे हो। और अलॉन्ग विद दैट तुम सी एस फंडामेंटल्स है, जैसे कि ओ एस हो गया, डीबीएमएस हो गया, डेटा स्ट्रक्चर्स, ऊप्स, ये सब हो गया। ठीक है, वो भी साथ साथ में तुम पढ़ते जाओ। वो तुम कैसे पढ़ोगे, तुम्हारे कॉलेज में भी हो ही रहा है साथ साथ में, और तुम गूगल पे सिर्फ सर्च करो टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस इन ओएस, और वो 10 क्वेश्चंस तुम रिपीट करो हर वीक। तुम एक एक सब्जेक्ट का भी सिर्फ रीड करोगे ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। अलॉन्ग विद दैट आई वुड रेकमेंड डूइंग सम इंटर्नशिप्स, भले ही अनपेड हो, तुम करो और रेज्यूमे में डालो, थोड़ा तो इम्पैक्ट डालता है। तुम वो सर्टिफिकेशन वो सब करोगे ना, उसका वैल्यू उतना नहीं है जितना इंटर्नशिप्स का है, क्योंकि तुमको थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाए। वो इंटर्नशिप्स में जिस तुमने जो प्रोजेक्ट किए, सॉरी,
उसको तुम प्रोजेक्ट सेक्शन में डालो अपने रेज्यूमे में, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट तुम पर्सनल प्रोजेक्ट भी वैसे ही सेम बनाओ, जो तुम टेक स्टैक सीख रहे हो उससे तुम खुद भी बनाओ प्रोजेक्ट। और वीक में आई वुड रेकमेंड डूइंग दिस ऑन सैटरडेज एंड संडेज, कि तुम एक छोटा कोई भी प्रोजेक्ट लो, जैसे टू डू लिस्ट हो गया या कोई भी एक छोटा सा ऐप हो गया, वो बनाओ तुम स्टार्ट टू एंड, कि तुम्हारे पास है ना 2 दिन पूरे। हैकाथॉन में कैसे करते हो वैसे यहाँ पे अकेले बैठ के नहीं कर सकते, यूट्यूब देख के करना है, कर लो। तो अगर तुम महीने में ऐसा एक भी वीकेंड निकालोगे ना, तुम्हारे बहुत प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे, तुम बहुत सीख जाओगे। और ठीक है, ये सब चीजें हो गई। तो आई विल जस्ट सम अप एवरीथिंग अगेन। सबसे पहले लीड कोड या जीएफजी जो भी तुमको करना है रोज करो कंसिस्टेंटली, और टॉपिक वाइज टॉपिक करो, ठीक है। और सारे कंसेप्ट तुम एक शीट को फॉलो करो, ये हो गया। फिर तुम ये सीएस फंडामेंटल्स करो। तुम वीक में कोई भी एक दिन एक सब्जेक्ट लेके ओएस के टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस रीड कर लो, इससे भी तुम्हारा कंसेप्ट बनेगा। फिर तीसरा हो गया कि तुम प्रोजेक्ट्स बनाओ और इंटर्नशिप्स करो, ठीक है। तो ये 3 करोगे ना तुम, तो आई फील यू आर रेडी फॉर टेक प्लेसमेंट्स एट लीस्ट। और मेंटल साइड में आई विल से कि अगर तुम खुद को ही अंडर लुक करोगे कि मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो तुम नहीं करोगे। तुम ऐसे खुद को बोलोगे अरे तू कर सकती है, तेरे बहुत ईजी है तेरे लिए करना, स्टार्ट तो कर, आगे का बाद में देखेंगे ना, स्टार्ट तो कर। ऐसे करते करते खुद को ऐसे थोड़ा थोड़ा भी पुश करोगे ना, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट, यू विल बी एबल टू डू एनीथिंग। वही बात होती है, मेन एक स्टार्ट करना होता है। लाइक मैंने कहीं पे तो पढ़ा था, एसीटी लाइक जनरली से एक्ट करो। एक्ट करने का मतलब एक मैंने एब्रिविएशन टाइप का सुना था, एक्शन चेंजेस थिंग। एसीटी मींस एक्शन चेंजेस थिंग। व्हेन यू एक्ट ऑन समथिंग, वो थिंग्स चेंज होंगी। जैसे आपको ग्रेजुअली, जैसे आप को कोडिंग नहीं आती, जस्ट स्टार्ट विथ HTML। HTML आप सीखे, फिर C प्लस लाइक CSS, जावा, जावास्क्रिप्ट, वो सब आपका एक फ्लो हो जाएगा। पहले आपको स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। तो वो स्टार्ट करोगे तो उससे आगे के कंसेप्ट और इजी हो जाएंगे। तो अनुष्का, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक व्हाट आर सम ग्रेट रिसोर्सेज दैट हेल्प यू अलोंग द वे? Okay. So for coding in DSA, I think lead code के already top interview questions के उनके बने होते हैं। I don't know what is it called. I think उसको cards बोलते हैं। टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस के कार्ड्स होते हैं, वो किए मैंने, और मैंने स्ट्राइवर के वीडियोस देखे और वो सब सॉल्व किए। तो आई फील दैट हेल्प मी। और मैंने जावा सीखने के लिए और जावा में कोड करने के लिए और भी 2-3 यूट्यूबर्स हैं, निक वाइट करके है और एक केविन एन से उसका सरनेम है, आई डोंट रिमेम्बर, उसके वीडियोस देखती थी मैं, कोई भी समझ नहीं आता था। तो दीज आर द फ्यू रिसोर्सेज दैट केम टू माय नोटिस। और हाँ, अपॉर्चुनिटीज के लिए तुम जैसे अर्श गोयल हो गया, और बहुत सारे लिंक्डइन पे भी अभी तो आ गए हैं लोग जो अपॉर्चुनिटीज पोस्ट करते हैं ऑफ कैंपस, तो उनको फॉलो करके रख दो या उनको अपने कनेक्शन में डाल दो, जैसे तुमको पता चले कि हो रहा क्या है और कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। क्योंकि थोड़े लोग होते हैं जो प्रिपेयर कर लेते हैं बट अप्लाई नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कहाँ से अप्लाई करना है। तो ये फॉलो कर लो इन लोगों को, तुमको हेल्प मिल जाएगी। तो हाँ, ये कोडिंग में और इसमें तो ये रिसोर्सेज थे। और आई थिंक वेब डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग के लिए there are a lot of resources, but you can start from any language, any thing that you like. For me, I think Andrew NG का playlist for ML work। फिर वेब डेवलपमेंट के लिए वेब डेव सिंप्लीफाइड है, और ट्रैवर्सी मीडिया है, ये भी मेरे को हर्ष पांड्या ने ही बताया था, तो वो भी हेल्प किया था। और हाँ, ये दोनों ही आई फॉलो जनरली फॉर वेब डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक, आपको क्या लगता है, जैसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं जो आगे जाके मतलब बहुत उनका स्कोप है? लाइक जैसे आपने एमएल किया, आपको एक इंस्टिंक्ट आया कि नहीं एमएल वो उस टाइम पे क्रेजी चल रहा है, या बहुत हाइप में, तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं जो अभी स्टूडेंट फ्रेशर्स को करना चाहिए, जिसका स्कोप ज्यादा है आपके हिसाब से? ओके, तो ओके, मेरे हिसाब से जो टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा बूम होने वाली है वो है ऑब्वियसली Web3। और दिस माइट साउंड वेरी ऑफ पुटिंग, बट आई फील यूआई यूएक्स भी बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड whoever is going to be the next millionaire और billionaire, उनको कोड और कंटेंट
जो कंटेंट क्रिएशन होता है ना, वो दोनों वो इंसान को आता होगा, ठीक है। वही वो इस वर्ल्ड का जो न्यू जनरेशन आ रही है, जो न्यू वर्ल्ड आ रहा है, न्यू सेंचुरी आ रही है, उसका जो भी नेक्स्ट सक्सेसफुल पर्सन होगा, उसको ये दोनों चीजें आती होगी अकॉर्डिंग टू मी। और मैंने जितने पॉडकास्ट सुने हैं, जितनी चीजें सीखी हैं अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरी लर्निंग्स थी उनसे। तो इसके लिए मैं ये दो टेक्नोलॉजीज बता रही हूँ जो बहुत ज्यादा ग्रो होने वाली। तो जैसे आपने बताया कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, तो लाइक आप उस फील्ड में किसी को एडमायर भी करते होगे, तो व्हाट आर द, मतलब आपको क्या लगता है कौन सी तीन पीपल है जिससे आज तक आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं? जैसे किसी लोग के लिए स्टीव जॉब्स हो सकते हैं, वो मार्केटिंग, मतलब उनको जिसको मैनेजमेंट या मार्केटिंग सीखनी है, तो आपके लिए वो कौन था? ऐसे कोई स्पेसिफिक पीपल नहीं थे। एवरी फेज ऑफ लाइफ में नए नए लोग थे जिनसे मैं इंस्पायर होती थी। और जब मैं स्पोर्ट्स करती थी तभी मेरे लिए थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, बट जब भी मैं स्पोर्ट्स करती थी तभी मैं अपने स्पोर्ट्स टीचर को देखती थी कि हाउ इज ही डूइंग स्टफ, और मैं उनसे सीखती थी। ऐसे कोई स्पेसिफिक अगर मैं रोल मॉडल बना लूँ ना, तो मैं उनको एकदम ही आइडियलाइज कर दूंगी और मेरे को उनके जैसा ही बनना है, ऐसा मैं सोचूंगी। बट मेरे लाइफ में ऐसे कोई नहीं है। मैं सब जो भी मेरे लाइफ में क्लोज पीपल है जिनको मैं देखती हूँ उनसे थोड़ा थोड़ा सीखूंगी, और उनको वो चीज उनसे बात करूंगी कि वो लोग ने कैसे अचीव किया। तो वैसे होता है हमेशा। बट वन थिंग इज दैट कि फॉर मी, this might also sound very weird, but Deepika Padukone has been an inspiration because she has come from a very sports background to acting. So I feel changing fields and doing great in both was something I learned from her. And इसके लिए मैं ऐसे बार बार सोचती रहती कि अब क्या करूँ नया, वो मैं उनसे सीखती हूँ। और कैसे she also believes in mental health, so I feel that is what matches in both of us, and I feel very inspired. का Let's move to our next question. What one myth of your industry, that is coding or profession, that you want to debunk? Can you repeat? So my next question was, what is one myth of your industry, like coding or profession, that you want to debunk it? Okay. So there is one myth that is कि जो लोग भी फैंग में जाते हैं उन लोग को डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि वो लोग सिर्फ लीड कोड ही करते रहते हैं या सिर्फ पीएसओ प्रिपेयर करते रहते हैं, व्हिच इज नॉट द केस। और आई फील नाउअडेज देयर इज मोर ऑफ कि सिर्फ डीएसए से हायर नहीं करते हैं वो लोग, और तुम्हारा डेवलपमेंट नॉलेज भी टेस्ट करते हैं। जैसे जेपी मॉर्गन हैकाथॉन करता है, वैसे दूसरे लोग भी अडेप्ट कर रहे हैं सम न्यू न्यू टेक्निक्स जिससे वो डेवलपर्स को हायर कर सके ज्यादा। So that is one. So लाइक आपने बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज भी की हैं और साथ में आपने कोडिंग में भी इतना अच्छा कोड रखा है, तो हाउ टू बिकम परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ को करिकुलर, मतलब आपने जो किया और आपकी डेवलपमेंट जर्नी, जैसे आपकी वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वो जर्नी? तो मैंने इतना कुछ सोचा नहीं था जब मैं जो कर रही थी उसके लिए। मैं बस करती जा रही थी क्योंकि मेरे को मजा आ रहा था। तो आई रेकमेंड एवरीबॉडी टू डू द सेम, कि अगर उनको सिंगिंग में मजा आ रहा है तो वो कहते जाओ उसको एज अ प्रोफेशन ले लो। जैसे मेरी बहन है अभी छोटी, उसका भी 12th स्टैंडर्ड है, तो वो भी सोच रही थी जब उसको चूज करना था फील्ड। अभी मुंबई में तो यू हैव टू चूज योर फील्ड राइट आफ्टर 10th। तो उसको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना कि कॉमर्स। तो मैंने बोला उसको सीधा सीधा कि साइंस तो लेना मत, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन सिंगिंग और वो सब। शी इज वेरी क्रिएटिव। I was also very creative like her, but I wasn't given an opportunity to take arts. So I forced her, I mean, not forced her, recommended her to take arts, and she was very happy that she's getting to have this option. और उसको मजा भी आ रहा है अभी करने में, एंड आई होप कि जितने भी लोग को जो भी करने वो करने मिले और खुशी से करने मिले। और ना मिले तो जैसे कि मेरे को नहीं करने मिला था आर्ट्स, तो वैसे आई फाउंड माई बेस इवन इन इंजीनियरिंग, हाउ कैन आई एक्सप्लोर माई करिकुलर साइड। तो वैसे रास्ते तो निकल ही जाएंगे, तुमको बस अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते करते जाना है साथ साथ। अभी जैसे हम बात करें प्लान्स की, आपका जैसे ये प्लान है कि आपको सिंगिंग में आगे जाना है,
तो वो डायरेक्शन लेनी है। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? लाइक आप हॉबीज कंटिन्यू कर रखेंगी, लाइक एन को करिकुलर एक्टिविटी विद दिस क्यूबिकल कल्चर, मतलब आप जैसे मिंत्रा में प्लेस हुई है तो वो भी काम करते रहेंगे और साथ साथ में हॉबी, या आप धीरे धीरे उसको एंड करेंगे? मैं एंड तो कभी नहीं करूंगी। आई नेवर वांट टू एंड माय हॉबीज, क्योंकि देखो मिंत्रा में भी ना देयर इज अ म्यूजिक रूम वेयर वी कैन देयर आर ड्रम सेट, व्हिच आई एम ग्लैड देयर आर, क्योंकि यहाँ पे मेरा ड्रम सेट सड़ रहा है इतने सालों से, 2 साल से भी मैंने कुछ किया नहीं। तो आई बी एबल टू प्ले ड्रम्स देयर, सिंग देयर, हैव अ कम्युनिटी देयर जो ये सब करे। आई वांट टू एक्सप्लोर वन न्यू साइड आफ्टर गोइंग टू बैंगलोर, व्हिच इज स्टैंड अप कॉमेडी, which I feel I should do. I should have done from the start itself, but I will explore that and I will also start vlogging. So I hope that goes well. और हो सके सिर्फ बातों में ना हो। और हाँ, this is the one thing which I want to continue. और बैंगलोर में स्पोर्ट्स कल्चर भी बहुत ज़्यादा है। तो आफ्टर वर्किंग पूरा दिन, उसके बाद आई होप शाम को आई गेट सम गुड sports centers nearby me where I can pursue one sport which I love to do. So that is how I want to continue. But let's see. तो ये मेरा अभी मतलब वन ऑफ द लास्ट हम फेज पे पहुंच चुके हैं पॉडकास्ट से। तो ये मेरा थर्ड लास्ट क्वेश्चन है कि लाइक आप मेरे शूज में अपने आप को रख के देखो, तो आप अपने से क्या क्वेश्चन पूछती जो मैंने अभी तक नहीं पूछा? लाइक व्हाट क्वेश्चंस वुड यू आस्क टू यू व्हेन यू प्लेस्ड यू इन, मतलब आप मेरे शूज में, एक तरीके से आप मैं हूं तो आप आपने आपको क्या क्वेश्चन पूछती जो मैंने अभी तक Okay. नहीं पूछे? Okay. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जब यू स्टार्ट ग्रोइंग ना थोड़ा थोड़ा, तो सब आपके आजू बाजू वाले लोग नोटिस करने लगते हैं और वो तुमको बहुत सर पे चढ़ाते हैं कि अरे यार तूने तो ये भी कर लिया, कैसे किया, दिस इज सो इंस्पायरिंग, इवन वी वांट टू डू। तो answering those questions and getting that success to your head is very toxic, क्योंकि अगर तुम सोचोगे कि ये हो गया मेरे से, अब आगे तो कुछ तुम मतलब सेटिस्फाइड हो कि जो किया है उतना काफी है और आगे का सोचोगे ही नहीं। So I feel this is one thing which you should have asked, how do you handle when people around you are boasting you and idealizing you? तो तब तुम वो सिचुएशंस कैसे हैंडल करते हो और आगे का कैसे प्लान करते हो, क्योंकि वो सिचुएशन से निकलना इज वेरी डिफिकल्ट। See, I have come from a place where I had 2 KTs in my first year, and coming from that zone to here is a very huge deal. तो जो भी मेरे क्लासमेट्स हैं वो सब है, वो अगर मैं छोटा भी चीज अचीव कर रही थी ना, तो वो लोग बहुत नोटिस कर रहे थे और बोल रहे थे कि अरे वाह अनुष्का कैसे कर लिया, हमको भी बता, हमको भी बता। इट्स ओके टू हेल्प, बट इट्स बेटर टू हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट। तो वो माइंडसेट बनाने के लिए मेरे को टाइम लगा। जब मैं जेक मॉर्गन का प्रेप कर रही थी ना, तभी मैं 7 से 12 घंटे कोड ही करती थी, सामने बैठी रहती थी लैपटॉप के, कोड करती थी। और मैंने अपना सोशल सर्कल एकदम ही एलिमिनेट कर दिया। मेरे इंस्टाग्राम पे बिफोर सेकेंड ईयर आई थिंक 4,000 फॉलोअर्स थे, और बिफोर 2 years इट वॉज अ ह्यूज डील, बट नाउ डेज इट इज वेरी कॉमन कि 2,000 तो बहुत कॉमन है, बट तभी उतना इंस्टाग्राम ग्रो नहीं हुआ था। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया, डीएक्टिवेट नहीं, डिलीट। क्योंकि मेरे को ये सब इतना पावर, इमोशनल पावर और इतना मेंटल स्पेस किसी चीज को नहीं देना था। मेरे को सिर्फ इस पे फोकस करना था कि मेरे को ये सब बोस्टिंग होस्टिंग, दूसरों की लाइफ से अफेक्ट होना, या ये वो कर रहे हैं यार शिट मेरे को भी करना है, ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देना था, सिर्फ खुद के पे ध्यान देना था। तो मैंने सब चीज हटा दिया। ठीक है, नाउ इवन इफ आई वांट टू स्टार्ट अगेन माय इंस्टाग्राम, यूट्यूब जर्नी, ब्लॉगिंग, जो भी मैं बोल रही हूँ, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अगेन, बट आई एम रेडी टू डू इट, क्योंकि उस टाइम पे वो जरूरी था सैक्रिफाइस करना। और जैसे अगर तुम्हारे फ्रेंड्स तुमको पोस्ट करें तो तुम बार बार सोचो कि हाँ ठीक है ये लोग बोल रहे हैं, बट देयर इज सो मच मोर टू अचीव इन लाइफ। जो तुमने सोचा है वो करना है, इनकी बातों को सर पे मत चढ़ाओ और उनको हेल्प करो, ठीक है, उसके आगे तुम खुद का भी तो सोचो। सिर्फ यहाँ पे वो लोग जो बातें कर रहे हैं, वो जो सुन रहे हैं कि तारीफें सुन रहे हो तुम, बस उतना काफी नहीं है ना, तुमको और भी खुद के लिए अचीव करना है, खुद को प्राउड फील कराना है। दूसरे तुम्हारे लिए प्राउड फील कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, खुद भी तो सेटिस्फाइड फील करना है। मेरे को आज तक ऐसा फेज नहीं है लाइफ में जब मैंने सेटिस्फाइड फील किया हो। बिकॉज आई फील ऐसे ही होता है, हर एम्बिशियस पर्सन ऐसे ही होता है कि जितना भी अचीव कर लो लगेगा नहीं मैं और कर सकती हूँ। तो ये चीज हमेशा अपने अंदर कंटिन्यू रखना होता है, विच इज वॉट यू शुड कीप इन माइंड। और जैसे आपने एक पॉइंट बोला अभी कि लाइक एम्बिशियस पर्सन जो होता है उनको
एक तरीके से सक्सेस की क्रेविंग होती है ना। तो बट दूसरे पर्सन जो आपको एक दूसरे अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा है, वो देखते हैं कि यार ये आदमी मतलब ये कम चीज में मानता ही नहीं है, मतलब कितना लेगा ऐसा। लाइक यू डू फर्स्ट थिंग, आपने ये किया, फिर सेकंड थिंग पे कूदे, तो वो बोलेगा कि आपने एक फर्स्ट थिंग तो कर चुके हैं, दूसरा थिंग मतलब दूसरा चीज क्यों कर रहे हो। और उनको एक थोड़ा जेलेसी फैक्टर भी होता है कि अरे इसने कैसे कर लिया, यार इतना क्यों कर रहा है। तो आपको सामने बोलेंगे कि यार तू तो कर लेता है ऐसा वैसा, तो आपको लगेगा नहीं आपने इतना कर लिया, आप कंफर्ट जोन में जाओगे। तो वो आपको एक तरीके से टॉक्सिसिटी, एक तरीके से मैं बोलूंगा कि खींचते हैं। तो आपको उसे ओवरकम होना है, एक मतलब बाउंस बैक मतलब मेंटेलिटी होनी चाहिए आपकी कि हाँ ठीक है, अभी जो चल रहा है फेज वो चलता रहेगा, पर आपको एक टाइम तक ही आप सस्टेन कर पाओगे, नहीं तो बाद में आप ऐसे ही रहे तो आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। और जब एक आदमी का डाउनफॉल स्टार्ट होता है तो उसका मतलब जर्नी ज्यादा बचता नहीं है। लाइक मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा सक्सेस और फेलियर दोनों कंपाउंडिंग होते हैं। आपको शुरुआत में कुछ पता नहीं चलेगा, बट व्हेन यू सक्सीड सम पॉइंट ऑफ टाइम, आप बहुत जल्दी एक जे कव आता है। जे कव मीन्स आप बहुत जल्दी आपकी सक्सेस कंपाउंड होगी। पर लाइक जो फेलियर होता है वो भी उतनी जल्दी कंपाउंड होगा अगर आप वो चीजों में गलत आदमी में पड़ गए। तो वो आदतों में नहीं पड़ना है। और so let's move to our last question of the day. Uh, any message that you want to give to our viewers, Anushka? Yeah, I have a philosophy which I want to share. ये मैंने कभी ऐसे ओपनली शेयर नहीं किया है। मैंने एक और पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था इसके पहले, उसमें मैंने रिवील किया था, और अभी आई एम रिवीलिंग कि दिस माइट साउंड फनी बट आई सी लाइफ लाइक अ मारियो गेम। क्यों? क्योंकि उसमें एक एंड गोल है कि तुमको प्रिंसेस को बचाना है और तुमको अपने कैसल तक पहुंचना है, ठीक है। और बीच में हर एक लेवल आते रहेंगे, और उसमें बीच में जैसे मशरूम आता है और वो सब आते कैक्टस आता है, तुमको खा जाता है और तुम वापस से अपनी एक लाइफ लूज कर लेते हो। जब तक तुम वो ऑब्स्टैकल से क्लियर करना नहीं सीखोगे तब तक तुम नेक्स्ट लेवल में नहीं बढ़ोगे। और नेक्स्ट लेवल में पहुंचने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे पहले की जो प्रॉब्लम्स है वो वापस नहीं आएंगी। उसका मीनिंग यही है कि नेक्स्ट लेवल में पहुंच गए तो पहले जो प्रॉब्लम्स थी उसको डील करना आ गया तुमको, तो वो डील करते करते नई प्रॉब्लम्स भी आएंगी। उसको जब तक तुम सीखोगे नहीं तब तक तुम्हारी लाइफ जाती रहेगी, टाइम जाता रहेगा। तो जिस दिन तुम सीख गए उस दिन तुम नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाओगे। तो आई सी ऐसे बोलते ना स्टेयरकेस मेंटालिटी, कि ऐसे ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यही सोचते हैं। बट आई सॉ इट इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज बचपन में मैं बहुत मारियो खेलती थी, तो उससे ये चीज अपने आप दिमाग में आ गई कि ऐसे आई यूज्ड टू लुक एट थिंग्स मारियो गेम जैसे, कि मेरे को मेरी प्रिंसेस है, मेरा गोल, मेरे को वो अचीव करना है, मेरे को मेरे एंड गोल विच इज द कैसल वहां तक पहुंचना है। ऐसे धीरे धीरे सीखते सीखते हर एक ऑब्स्टैकल क्लियर करो। So at last, where can our listeners find you online? Like Okay. Instagram, Facebook, where? I'm not on Instagram, I'm not on Facebook, I'm on LinkedIn, and I'm on YouTube. You can contact me on WhatsApp. You can message me on LinkedIn so if you have more doubts, we can shift to WhatsApp. That is there. But LinkedIn is one and YouTube is two. That is all. Yes, I will pin those comments in description box so that you can connect to Anushka directly. So thanks Anushka for being on the Noobcast. It's a great pleasure that you are being on the Noobcast. Thank you, Anushka. And Thank thanks you. everyone. For watching this video. I hope you like this video. If yes, then please like this video, share this video, and subscribe our channel. And for further updates, stay tuned on our social media channels. Thank you.